नमस्कार, मैं जानकी वल्लभ, संविद केंद्र भाग्यनगर। आज हमारे साथ मैं जिनका साक्षात्कार आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, सतीश कुमार जी हैं। सतीश कुमार जी वर्तमान में अखिल भारतीय सह संघटक हैं स्वदेशी जागरण मंच के और दिल्ली केंद्र से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सतीश कुमार जी मूलतः हरियाणा से हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई के उपरांत पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्य में जुड़े। इन्होंने 12 से ज्यादा पुस्तकें स्वदेशी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक और विभिन्न सामाजिक विषयों पे लिखे हैं। 150 से ज्यादा विश्वविद्यालय में इनके लेक्चर्स हुए हैं। अलग अलग चैनलों पे, सोशल मीडिया में बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। सतीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आज का यह साक्षात्कार मूलतः स्वदेशी विषय पे रहेगा, जिसके सतीश कुमार जी एक्सपर्ट हैं। स्वदेशी आंदोलन ने भारत के सामान्य जनमानस की सामाजिक चेतना को बहुत ही प्रभावित किया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाकर देखेंगे तो स्वदेशी ने खासकर भारत में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा की है। आप देखेंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यह मूलतः स्वदेशी आंदोलन में से निकला हुआ आंदोलन है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो 1930 के लाहौर अधिवेशन में की है। उससे पहले 1930 से पहले कांग्रेस भी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रही थी, जो कि उस समय की एक मंच था जी। आज की पार्टी नहीं कह रहा हूं मैं, उस समय पर एक ये राष्ट्रवादियों का एक मंच था। सबसे पहला जो स्वदेशी आंदोलन हम मानते हैं वो राजनीतिक रूप से 1905 से 1911 का बंग भंग आंदोलन हुआ। अंग्रेजों का उस समय पर इतने क्षेत्र में राज्य था विश्व के कि कहते हैं कि उनके उसमें कोई सूर्य डूबता नहीं था, और उससे पहले अंग्रेजों ने कोई भी भारत सहित विश्व में हार का सामना नहीं किया था। 1905 में उन्होंने बंगाल, जो वहां उसमें राजधानी थी, उस बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। उनके दिमाग में था मोटे तौर पर वहां के देशभक्तों का विभाजन करना, क्योंकि उसमें मुस्लिम देशभक्त भी थे, हिंदू भी थे। उनको तोड़ने के लिए हिंदू बहुल एक प्रदेश, मुस्लिम बहुल एक प्रदेश, ऐसा उन्होंने सोचा था। किंतु उसके विरुद्ध एक व्यापक जनाक्रोश हुआ, जो कि वास्तव में स्वदेशी आंदोलन था। पहला बड़ा स्वदेशी राजनीतिक आंदोलन ये बंग भंग का 1905 का माना जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करो। अंग्रेजों को सबसे अधिक यहां से आय हो रही है आर्थिक स्रोतों से। वे लंकाशायर, मैनचेस्टर और बाकी वहां की मिलों के कपड़ा और बाकी चीजें लाते हैं यहां पर, और यहां से बनाकर सारे भारत में बेचते हैं। अब कपड़ा ऐसी चीज होती है कि हर एक व्यक्ति वो पहनना चाहिए, नहीं, हर एक व्यक्ति से वो टैक्स वसूलते थे इस हिसाब से। तो विदेशी बायकॉट करो और स्वदेशी पहनो, खादी पहनो और विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, इसका पहला प्रतिकार जो है ये 1905 के इस आंदोलन में दिखता है। इसने भारत को बिल्कुल गांव के स्तर पर प्रभावित किया जी। आप ये देखिए, ये बंग भंग की घटना थी, केवल कलकत्ता में हुई, लेकिन पुणे के अंदर सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई वीर सावरकर ने। तमिलनाडु तक के गांवों में उस समय आज के जैसा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन स्वदेशी का भाव इतना प्रबल था कि वो बंगाल से शुरू हुआ तो दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैल गया। और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को पहली बार अपना कोई निर्णय वापस लेना पड़ा। भारत सहित विश्व में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं था जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने किया हो, लंदन की पार्लियामेंट ने किया हो और उसको वापस लेना पड़ा हो, कैंसिल करना पड़ा हो।
ये भारत के स्वदेशी आंदोलन की ताकत थी। अंग्रेजों ने देखा कि हमारा तो यहाँ सामान बिकना खत्म हो रहा है, तो उनका सबसे मूल उद्देश्य भारत पर राज करने से ज्यादा भारत को लूटना था जी। तो लूट तो उनको सोचा ये तो बंद हो गई हमारी, बल्कि ये हमारे ही एक निर्णय से। तो इसलिए उन्होंने उसको 1911 में निरस्त किया। यानी स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों को मात दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हम लड़े बहादुरी के साथ, 3 लाख से ऊपर हमारे लोग शहीद हुए, किंतु हमारे को निर्णायक विजय नहीं मिली। बाल गंगाधर तिलक उससे पहले प्रयास कर रहे थे, विजय नहीं मिली थी। विजय मिली स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों पर पहले जी। और यही आंदोलन आगे चलकर गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाया और अंततोगत्वा ये स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यह मूलतः स्वदेशी आंदोलन में से उपजा हुआ है। इसलिए स्वदेशी का इंपैक्ट, स्वदेशी का प्रभाव भारत के जन जन तक जाता है। कोई हो सकता है कोई उसकी विश्लेषण करने में या उसके तथ्य देने में कोई चूक जाए, लेकिन स्वदेशी शब्द ये ऐसा बैठा हुआ है भारत के जनमानस में कि जैसे ही कोई स्वदेशी कहता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट, उसके छोड़ दीजिए आप कौन सी पार्टी से हैं, कौन से स्वदेशी, हाँ, एक देशभक्ति का भाव, एक देशभक्ति का भाव उभरता है, एक अपनेपन का भाव उभरता है। स्वदेशी है ना, ये तो मेरा हुआ ना, ऐसा उभरता है। जैसे राम का विश्लेषण करना कठिन है, लेकिन राम सबको समाते हैं। स्वदेशी का विश्लेषण करना हो सकता है किसी को कुछ कठिन हो, लेकिन स्वदेशी कहते ही चाहे अनपढ़ है, चाहे फिर वो इसरो के साइंटिस्ट है, चाहे वो गांव में बैठा है या मुंबई की किसी भव्य इमारत में बैठा है, स्वदेशी सभी को अनुप्राणित करता है और ये संपूर्ण देश को जोड़ता है, संपूर्ण देश में देशभक्ति का भाव जगाता है, संपूर्ण देश में उसको भारत की परंपरा, भारत के जीवन मूल्यों के साथ जोड़ता है। इसलिए स्वदेशी को कह सकते हैं वो तो भारत की एक आत्मा का नाम है जी, जो अंदर तक आवश्यकता झंझोड़ती भी है और आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण भारत को अपने ऊपर हो रहे आक्रमणों का प्रतिकार करने की हिम्मत और क्षमता भी देती है, जो आजकल के उसमें दिखेगा, जिसकी हम आगे चल के चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्वदेशी का आंदोलन ये स्वदेशी जागरण मंच के कारण से नहीं है, स्वदेशी जागरण में तो उसका लेटेस्ट प्रारूप है, लेकिन ये 1855-56 में पंजाब के अंदर संत राम सिंह कूका हुए, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए इसकी अपील निकाली थी। इसी अपील को 1875 में जब आर्य समाज के स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की तो उस समय स्वदेशी उन्होंने अपील की जी। इसी अपील को बाद में आनंद मठ उपन्यास लिखते हुए 1892 में लिखा गया वो उपन्यास। वो भारत का एक संतान आंदोलन हुआ कलकत्ता बंगाल साइड में, उस आंदोलन की याद में उस आंदोलन को लेखनबद्ध करते हुए आनंद मठ उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसी में उन्होंने गीत गाया, वहां की संतानें ने, क्रांतिकारी वो गीत गाते थे भारत माता का। वो गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो आगे चलकर स्वदेशी गीत भी बना और संताली के बाद वो भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। आज तक जो हम ये गाते हैं वंदे मातरम, ये वास्तव में मूलतः स्वदेशी गीत है। इसलिए स्वदेशी ने आज नहीं, ये 150-200 वर्षों से या कहिए शुरू से ही और भारत के जनमानस को अंदर तक प्रभावित किया हुआ है, अपनापन लिए हुए है। भारतीयता की गरिमा, भारत परंपरा की उष्णता, ये स्वदेशी एक शब्द से ही निकलती है। और इसका जो हमारे को वो मिला है, वो प्रथम श्लोक तो हम मानते हैं भगवान राम का, जब उन्होंने बोला अपि स्वर्णमयी लंका। आप लोगों ने ध्यान किया जिस समय लंका विजय हो गई, रावण मारा गया, तो विभीषण ने कहा राम जी आप कुछ दिन अब यहां ठहरिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, क्या कहना भाई लक्ष्मण तुम्हारा? तो लक्ष्मण कहा हाँ हाँ महाराज लंका सोने की है, बहुत अच्छी है, और विभीषण कह भी रहे हैं जो राजा है अब यहाँ रुकने में हर्ज नहीं है। तो राम जी ने वहां बोला अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसी।
ये जो स्वदेशी भाव है, ये जो जन्मभूमि के प्रति भाव है, मां के प्रति मूल्यों का भाव है, ये स्वदेशी आंदोलन ने हमेशा से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है, आज भी कर रहा है, आगे भविष्य में भी करेगा। एक्चुअली मैं अगला प्रश्न जो पूछना चाह रहा था कि प्राचीन पौराणिक इतिहास में कहाँ स्वदेशी की चर्चा होती है, अब मुझे वो पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी उत्तर जोड़कर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर। ये तो लगातार ही चलता है, जैसे मैंने कहा कि 1856-57 में राम सिंह कूका से इन्होंने शुरू किया, फिर स्वतंत्रता का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसमें ये शुरू हुआ। उसमें जब हमारे मंगल पांडे और बाकी सब लोगों को लगा कि जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय की चर्बी है, तो उनका स्वदेशी और स्वधर्म जग गया और वो क्रांतिकारी उस पर आ गए, उस पर आना उनको था। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे परंपरा लाल बाल पाल ये जो तिकड़ी है ये स्वदेशी के हिसाब से उठाई है। वीर सावरकर ने प्रथम बार अंग्रेजों के खिलाफ पुणे के अंदर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई है। और गांधी जी का आंदोलन, विनोबा भावे जी का आंदोलन, ये हमारी लगातार परंपरा है। गांधी जी से पहले है, गांधी जी से बाद है, लेकिन गांधी जी ने क्योंकि उस पर आग्रह बहुत किया, खादी पर आग्रह किया, उन्होंने चरखे चलाने का आग्रह किया। अब लोगों को, अंग्रेजों को खासकर समझ नहीं है कि चरखे का हमारे सत्ता से उखाड़ने से क्या संबंध है, तो इससे होगा क्या कि आप चरखा काटते थे। लेकिन गांधी जी तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, वो जानते थे कि सामान्य व्यक्ति को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े करने के लिए मुझे कोई सिंपल सा कोई रास्ता देना होगा। उन्होंने कहा कि आप अपना कपास बुनो, कपड़ा बुनो, खादी का कपड़ा चरखे के माध्यम से। अब चरखे के माध्यम से कपड़ा बनता था, कपड़ा आदमी को पहनने को मिलता था, ये एक बात है, लेकिन गांव की बूढ़ी महिला भी जब चरखा चलाती थी तो उसके दिमाग में क्या आ रहा था, गांधी जी ने कहा चरखा चलाओ, इससे क्या होगा, इससे कपड़ा भी मिलेगा और क्या होगा, और अंग्रेज भाग जाएगा। तो जन जन के मन में अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण बनाने का काम गांधी जी के इस चरखे ने यानी स्वदेशी आंदोलन ने किया। तो स्वदेशी आंदोलन ये लगातार जन जन में देशभक्ति का भाव, भारत भक्ति का भाव भरते आया है ऐतिहासिक रूप से। इसी को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया और इसी को बाद में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी आंदोलन। तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या, स्वदेशी आंदोलन जो है ये सिर्फ एक आर्थिक नीति न रहकर एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में इस देश और समाज से जुड़ गया? बिल्कुल, वो तो है। स्वदेशी समग्र है, आर्थिक उसका एक मेजर पक्ष है जो लोगों को ध्यान में रहता है, लेकिन स्वदेशी जो है वो भारत को अपनी जड़ों से जोड़ने का विचार है। स्वदेशी हमारी सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के, मैं कौन सा वस्त्र पहनता हूं ये स्वदेशी का विचार तय करता है, करना चाहिए। अगर मैं इस उसमें बैठा हूं तो स्वदेशी वेशभूषा है, अभी अभी यहाँ मैं उल्टे सीधी टाई लगाकर और ऐसा वो बन जाता हूं तो ध्यान में आता है यार वो नहीं है। तो स्वदेशी ये आर्थिक संदर्भ उसका एक पक्ष है, लेकिन समग्रता से जब हम बात करते हैं तो वो हमारे रीति रिवाजों में स्वदेशी अनुप्राणित करता है, हमारी वेशभूषा में प्रमाणित करता है, हमारी भाषा में अनुप्राणित करता है, हमारे को आंतरिक ऊर्जा वो देता है, इतिहास की परंपरा से जोड़ता है, राम के काल को लेकर आज तक हमारे को कैसे चिंतन करना, इसमें स्वदेशी का विचार जो है, स्वदेशी की सोच जो है वो हमारे को कनेक्ट करती है, मेरे इतिहास के साथ मुझे आज भी कनेक्ट कर रही है। इसलिए स्वदेशी जो है वो भारतीय जीवन दर्शन का मूल है। जब शरीर होता है तो पेट उसके केंद्र में आता है जी, क्योंकि पेट के बिना तो नहीं चलता है शरीर, ऊर्जा वहीं से सारी ऊर्जा निकलती है, सारा ब्लड बनने का भोजन वहीं जाता है पहले, तो इसलिए बड़ा प्रमुख हो जाता है। किंतु पेट संपूर्ण शरीर नहीं होता है। ऐसे आर्थिक गतिविधियां ये पेट की तरह केंद्र में हैं, लेकिन केंद्र में होने का मतलब वो समग्र नहीं है। तो स्वदेशी जब हम आंदोलन कहते हैं तो वह आर्थिक इशू से लेकर हमारे चिंतन, हमारे बच्चों के पालन पोषण करने की दिशा, हमारे परिवार की व्यवस्था, हमारी वेशभूषा, भाषा, इन सब को कवर करने वाला, इन सब को समग्र करने वाला एक सामूहिक विचार है। इसीलिए राम जी के काल से लेकर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी
तक या अभी तक, आजकल तो हमारे मोदी जी इसके ऊपर बहुत जी। आग्रह कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा भी जी। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान और सब ये संगठन ऐसे हैं जी। जो तब से लेकर आज तक स्वदेशी के इसी सब पक्षों पर, समग्र पक्ष पर जो है समाज में बार बार जन जागरण करते आए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे सभी पक्षों पर। जी। अगला प्रश्न, अभी आपने कहा कि जो वर्तमान सरकार है, हाँ, इनका भी काफी जोर है इस विषय पे, मेक इन इंडिया के नाम से एक कैंपेन चल रहा है। सो जो स्वदेशी जागरण मंच का की जो स्वदेशी की अवधारणा है और वर्तमान में भारत सरकार का जो ये मेक इन इंडिया कैंपेन है, ये दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो स्वदेशी जागरण मंच है वो तो जब स्वदेशी की बात करता है तो अब हमारे सामने स्पष्ट है कि भारत के संसाधनों के आधार के ऊपर, भारत की जनशक्ति और युवा शक्ति के आधार के ऊपर भारतीय चिंतन परंपरा से निकले हुए उत्पाद जो होते हैं वो स्वदेशी है। उसमें कोई विदेशी कोई छोटी मोटी कोई चीज लग जाती है, टेक्नोलॉजी लग जाती है या अन्य कोई संसाधन लग जाता है तो बुरा नहीं है, लेकिन वो बहुतायत रूप से, प्रीडोमिनेटली रूप से, यानी अगर बिल्कुल आंकड़ों की भाषा में बोलना हो तो 51% से ऊपर जिस कंपनी के या जिस उत्पादक संयंत्र के वो भारत में हो, भारतीय हो, उसका हेडक्वार्टर भारतीय में होना चाहिए, उस कंपनी का सीईओ या जो भी बोर्ड है वो क्या नाम है भारतीय होना चाहिए, ताकि नीति निर्धारण में उन सबके दिमाग में एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय रहे। हम उसको स्वदेशी मानते हैं और स्वदेशी जागरण मंच इसी प्रक्रिया से आज तक चलता आया है, ये पूर्ण स्वदेशी है। अब सरकार ने कई बार कहा कि मेड इन इंडिया स्वदेशी है, तो कई बार विदेशी कंपनी लोग भी हमारे से पूछते हैं। उसमें हमारा कहना है कि इन दोनों में अगर शब्दावली कहनी हो तो स्वदेशी जागरण मंच और जो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेड बाय भारत, यानी भारतीय संसाधनों, भारत के लोगों, भारतीय पूंजी, भारतीय से बना हुआ वो स्वदेशी होता है। सरकार कह रही है मेड इन भारत, कि अगर मान लो एप्पल भी क्या नाम है भारत में अपना फोन बना रहा है तो उसको स्वदेशी मान लें। हम मानते हैं कि यह एक अच्छा स्टेप है सरकार का कि आज तो जीरो कोई उत्पाद हो रहा है, मान लो मोबाइल है, एकदम भारतीय कंपनी वहां नहीं है तो एकदम 100% पर आना संभव नहीं होता, तो अच्छा 30%, 40% इसमें स्वदेशी पार्ट आ गया, 60% स्वदेशी पार्ट आ गया, तो धीरे धीरे करके हम इस मार्ग से 100% तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सरकार का आग्रह मेड इन इंडिया पर है, भारत स्वदेशी का आग्रह जो है मेड बाय भारत पर है। दोनों एक ही हैं, लेकिन हाँ उनके परसेंटेज में थोड़ा बहुत वो फर्क हो सकता है, डायरेक्शन एक है, प्रतिशत में फर्क होना एक अलग है, और ये विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे मैंने कहा, हम ये मानते हैं कि मेड इन इंडिया स्वदेशी की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं। एकदम चाइनीज उत्पाद आते हैं और वो एकदम मार्केट में छा जाते हैं, उसमें तो कुछ भी भारत का नहीं होता, 0% ही होता है, एकदम तैयार प्रोडक्ट। ऐसा तो 100% जो है उसकी चीजों का बहिष्कार होना। चाइना सस्ता जरूर करता है, लेकिन वो सारी भारत में सस्ती डंपिंग करता है और उसके उत्पाद हमारे यहाँ के रोजगार को खत्म करते हैं। इसलिए हम स्वदेशी में कभी भी ऐसे चाइनीज उत्पादों के या बिल्कुल जो विदेशी उसका बना हुआ उत्पाद है उसको किसी भी कीमत पर नहीं प्रयोग करना चाहिए भारत के उसमें। आगे आने वाले दिनों में तो विशेषकर हम जब दिवाली दशहरा के दिन आते हैं तो हम उसके लिए बड़ा उसका कैंपेन भी करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हम अपनी स्वदेशी की परिभाषा में पूरी तरह से स्पष्ट है। भारत के द्वारा बना हुआ, भारतीय मेधा से बना हुआ, भारतीय संसाधनों से बना हुआ, भारतीय टेक्नोलॉजी से बना हुआ, उसमें कुछ अंश बाहर से हम लेंगे, इसमें कोई क्योंकि 100% चीजें नहीं होती। इवन इसरो के हमारे रॉकेट भी छोड़ते हैं, उसमें भी कई पार्ट हमारे को विदेशों से लेने पड़ते हैं, और ये आज की दुनिया में ये तो होगा, किंतु बहुतायत में वो चीजें जो है भारत की होनी चाहिए। स्वदेशी की इस परिभाषा के अनुसार ही हम चलते हैं, और मैं समझता हूं कि 1991 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है आज तक की, इस सारे में हम बड़ी मात्रा में इसमें हम सफल हुए हैं, और भारत अब तेजी से स्वदेशी की ओर बढ़ता दिख रहा है। सरकार के भी प्रयत्न है, हमारे भी प्रयत्न है, दोनों मिलके हम अगले वर्षों में, कुछ ही वर्षों में भारत को पूर्ण स्वदेशी की तरफ ले जाने में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। सतीश जी,
आज ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, आज के समय में इसके लिए अपने एक चैलेंजेस है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व जब स्वदेशी का काम स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा किया जा रहा था, उस समय भी चुनौतियां होंगी। उस समय की चुनौतियां कैसी थी और आज की चुनौतियों से वो क्या कितनी अलग थी, इस पे थोड़ा प्रकाश। 1991 में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी, भारतीय किसान संघ की स्थापना की थी, उन्होंने ही 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी। 1990-91 का वातावरण कैसा था? 1990-91 का वातावरण भारत का बहुत निराशाजनक था। जो आज पाकिस्तान की हालत हुई पड़ी है, इससे भी शायद कुछ खराब हालत 1990-91 में हमारी थी। चंद्रशेखर की सरकार थी उस समय पर बनी, आप लोगों को शायद मालूम हो। भारत का हमारा रिजर्व इतना लो आ गया था कि हमारे को अपना 65 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब आप सोचिए कि किसी देश की या किसी, मैं कहता हूं परिवार की सोना चांदी आप गिरवी कब रखते हैं? जब आपके सारे आर्थिक स्रोत सूख जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं, तब आप घर के गहना बाहर रखते हैं ना। तो हमारे को 65 टन सोना अपना बाहर रखना पड़ा। कितनी हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। उस समय की सरकार सहयोग से उस समय पर राजीव जी की हत्या हो गई, तो वातावरण दूसरा बन गया। इसलिए कांग्रेस सरकार का दोबारा आ गई और उन्होंने आकर WTO और क्या नाम है ये हम करेंगे, गेट वार्ता चलती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यानी 91 के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी और भारत का नेतृत्व, उसको स्वदेशी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। और अमेरिका प्रणीत और वेस्टर्न प्रणीत WTO में हमारे को बिना बूंदे, बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए 3 जुलाई 1995 को हमने हस्ताक्षर कर दिए। स्वदेशी जागरण मंच उस समय शुरू हुआ। उस समय पर समाज में स्वदेशी की स्वीकार्यता नहीं थी ना। हम एक ऐसे विचार के खिलाफ लड़ रहे थे जो सरकार को भी मान्य था, समाज में मोटे तौर पे मान्य था। सारे कहते ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ये होना ही चाहिए। केवल एक महापुरुष के नाते दत्तोपंत ठेंगड़ी अकेली आवाज खड़ी हुई कि ना, ये गलत है। ये जो आप ग्लोबलाइजेशन कह रहे हो, ये एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। ये अमेरिका और यूरोप, ये केवल सारे विश्व के अंदर अपने मार्केट एक्सेस चाहते हैं, वहां पर अपने उत्पाद और अपनी कंपनियों को भेजना चाहते हैं, इसलिए ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का नारा लगा रहे हैं। ये कोई भारत के हित के लिए नहीं कर रहे या विकासशील देशों के हित के लिए नहीं कर रहे। इसलिए ठेंगड़ी जी ने सारे विकासशील देशों का आह्वान किया कि आप आओ, हम नेतृत्व करने को तैयार हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। किंतु यहां कांग्रेस सरकार उस समय पर अमेरिका की सारी उसमें आ रही थी, बाकी भी कोई दल सुनने को तैयार नहीं था, सामाजिक वातावरण भी कोई बहुत पक्ष में नहीं था। इसलिए वहां से हम लोगों ने ऐसे विरोध में कहिए, लेकिन सत्य की अपनी एक ताकत होती है, सत्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसलिए उस सत्य विचार के आधार, स्वदेशी के विचार के आधार पर स्वदेशी की ये जागरण मंच की यात्रा शुरू हुई। हम लोगों ने अनेक आंदोलन और अभियान किए, जिसका मैं फिर कभी चर्चा करूंगा अगले उसमें अगर मौका मिला तो। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आपने पूछा कि तब से और आज में क्या फर्क है, आज 180 डिग्री का फर्क है। क्यों? आज की सरकार का तो मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी का आह्वान कर रहा है। अब वो उन्होंने केवल मन की बात में नहीं कहा, वो तो कहते ही रहते मन की बात में तो, लेकिन मन की बात को आप नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व को मान सकते हैं। लाल किले पर जो प्रधानमंत्री का भाषण होता है, वो भारत सरकार का विधिवत रूप से एक नीतिगत भाषण होता है। भारत सरकार की नीति आज स्वदेशी का आह्वान कर रही है जी। और 1991 में भारत सरकार की नीति ठीक इसके विपरीत ग्लोबलाइजेशन के उसमें मजबूरी में साइन कर रही थी। आज हम स्वाभिमान के साथ कह रहे हैं स्वदेशी चाहिए, उस दिन हम मजबूरी में ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। उस समय पर हमारी इकोनॉमी क्या नाम है उसमें पड़ी थी, मूर्छा में पड़ी थी कि हम अपना सोना बाहर भेज रहे थे। आज हम 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। आज का भारत का वो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का रुख
आज विश्व में हम नेतृत्व करने की स्थिति में। 1991 में हम तो कहीं गिनती में ही नहीं थे, हमारे को कोई WTO में हमारी कोई आवाज ही नहीं थी। आज जब हमने कहा कि हम अमेरिका के टैरिफ को मानने को तैयार नहीं, तो आज वही लोगों का जिन्होंने टैरिफ लगाए थे, आज वो हमारे को फोन करके कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो हम तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए आज की स्थिति में और 1991-92 की स्थिति में स्वदेशी के दृष्टिकोण से बिल्कुल अंतर है। सामान्य भाषा में कह रहा हूं तो जमीन आसमान का अंतर है। आज समाज भी स्वीकार कर रहा है, आज सरकार स्वीकार कर रही है। जो स्वदेशी जागरण मंच 1991 में कह रहा था, जो सरकारें उस समय विरोध कर रही थी, आज समर्थन कर रही है। जो समाज उस समय पर साथ नहीं था, आज पूरी तरह से साथ खड़ा है। जो वातावरण जो बनना चाहिए था उस समय प्रतिकूल था, आज अनुकूल है। इसलिए 1991 की समय जब स्वदेशी जागरण मंच शुरू हुआ और आज 34 वर्ष बाद जब हम स्वदेशी जागरण मंच की या स्वदेशी की यात्रा पर खड़े हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और ये सुखद परिवर्तन है। और ये सुखद परिवर्तन निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के रोजगार के क्षेत्र में बहुत सुखद परिणाम लाने वाला है, इसमें हम निश्चिंत हैं। आज से 25-30 वर्ष पहले जब स्वदेशी जागरण मंच का काम चल रहा था, आपने उस समय के चैलेंजेस के बारे में बताया, आज के चैलेंजेस से उसको रिलेट भी किया। तो उस समय के जो लघु उद्यमी थे, कारीगर थे, टेक्नीशियंस थे, उन लोगों ने इस स्वदेशी के आह्वान पे कैसे रिएक्ट किया? ऐसे कि आज के जो लघु कुटीर उद्यम उद्योग है वो तब से तो काफी बढ़ गया है जी। जिसमें उस समय तो बड़ी इंडस्ट्री भी कहीं पर सांस अपनी रुकने की स्थिति में हुई पड़ी थी, तो छोटी का तो उद्योग का फायदा ही नहीं। क्योंकि हमने 1950 से लेकर 1990 तक भारत के अंदर सोशलिस्टिक पैटर्न यानी रशियन मॉडल को अपनाया, जिसमें एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। छोटे से सीमेंट लेने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ता था, ट्रांजिस्टर के लिए भी लाइसेंस होता था, स्कूटर खरीदना है तो आपको 8 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती थी। आज तो सब कुछ खत्म हो गया, आज तो बदल गया है। इसलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसका साइज आप तब देखेंगे, तब का फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लाख में रहे होंगे। आज हमारा एसएमई सेक्टर जो है विश्व का सबसे बड़ा एसएमई सेक्टर है। अराउंड 7.3 करोड़ यूनिट्स ये भारत में एमएसएमई यानी लघु और कुटीर उद्योगों के हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेक्टर है। और उसके अंदर लगभग एक 24 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, जो दुनिया के तो देशों में टोटल आबादी नहीं होती जितना हमारे एसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। और वो एम्प्लॉयमेंट भी उसको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में हम गिनते हैं। तो इसलिए हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को तब की बजाय अभी काफी उसमें है। ये अलग बात है कि इस समय पर भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे बिल्कुल जो खासकर कॉटेज इंडस्ट्री है वो अभी को भी उसको जीएसटी भरने पड़ते हैं, बाकी करने पड़ते हैं, तो उसके कारण से उनकी कुछ शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन इतने बड़े देश में इस प्रकार की कुछ शिकायतें होना या कठिनाइयां होना, उनकी कुछ चीजें स्वाभाविक है जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, जिनका समाधान तुरंत खोजना चाहिए। उसके लिए हमारा लघु उद्योग भारती है या हमारे स्वदेशी जागरण मंच से भी हम प्रयत्न करके उनको करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं क्योंकि जीडीपी में एक बड़ा योगदान अराउंड 17 to 18% एमएसएमई का है। एक्सपोर्ट में लगभग 40%, एक 38 से 40% के बीच में एक्सपोर्ट ये एमएसएमई सेक्टर से जाता है। तो इसलिए भारत की बैकबोन जो है अर्थव्यवस्था की, वो सर्विस सेक्टर नहीं है, वो बाकी सेक्टर नहीं है, वो एमएसएमई सेक्टर है। मे भी रेवेन्यू हमारे को आईटी से और उससे ज्यादा मिलता होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो किसी भी देश की बड़ी इकोनॉमी की सबसे बेसिक नीड होती है वो तो हमारे को एमएसएमई इससे मिलता है जी। एग्रीकल्चर के बाद इसमें एग्रीकल्चर में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता क्योंकि इनकम कम होती है, लेकिन एमएसएमई में इनकम भी ठीक होती है और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी होता है क्योंकि वो घर के नजदीक होता है, उसमें माइग्रेशन भी सबसे कम होता है एमएसएमई में। इसलिए हमारे को इस समय पर एमएसएमई में बड़ी आशा है, इसको बढ़ावा देने की बड़ी आवश्यकता है। सरकारें कुछ कर भी रही हैं, लेकिन हमारे को लगता है इस विषय में और भी किया जाना बाकी है। ये अगर ठीक ठाक रहा तो हमारे को जल्दी से ही तीसरी या दूसरी इकोनॉमी बनने में अधिक देर नहीं लगेगी। स्वदेशी जागरण मंच के आंदोलन का उस समय देश में जो भी एसएमईज थी उनको क्या लाभ हुआ? ऐसे आप कुछ विशेष क्षेत्र बता सकते हैं कि इन एरियाज की कंपनीज को उसका लाभ हुआ हो?
मैं बताता हूँ, जैसे बीड़ी उद्योग है, जी ये वास्तव में माइक्रो में आता है, क्योंकि बनवासी लोग तेली पत्ता इकट्ठा करते हैं, उसमें फिर वहीं के हिसाब से करते हैं और वहीं पर ही सेल होता है। और बड़ी मात्रा में क्या नाम है, ये जो बीड़ी जो है वो बिकती रही है। और एक जैसे आजकल चाय नगरीय क्षेत्र में सब जगह हो गई है, बीड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, बनवासी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक सामान्य उसका प्रयोग है। जब ये सिगरेटें आई और खासकर मल्टीनेशनल कंपनियां आई, बड़ी बड़ी आई, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार से कह के कि इसमें तंबाकू होता है, बाकी होता है, तो बीड़ी के ऊपर जो है वो टैक्स लगवा दिए, ऊपर सिगरेट के ऊपर भी वो लगा दिए। और छोटी सिगरेट ये क्योंकि वो वेरीफाइड है, इसलिए ये जहर नहीं फैलाती, ये तंबाकू में नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर टैक्स कम करवा दिया। उसके कारण से हमारा बीड़ी उद्योग, जिसमें 4 करोड़ तक लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसको बहुत झटका लगा। स्वदेशी आंदोलन ने इसके ऊपर वो लिया, आंदोलन लिया, बीड़ी पत्ता मजदूर आंदोलन खड़ा कर दिया हमने तो जी। और सरकार से लेकर कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी। परिणाम क्या हुआ कि बीड़ी के ऊपर टैक्स जो है सिगरेट के मुकाबले में कम कर दिए गए, और इसलिए आज भी बीड़ी जो वो है उसके ऊपर अभी जो नया जीएसटी आया है, इवन इसमें भी बीड़ी पर 18% टैक्स है, जबकि सिगरेट पर 40% है। इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो स्वदेशी आंदोलन की है, स्वदेशी जागरण मंच की है। इसी प्रकार से मछुआरों वाला मामला था एक, हमारे मछुआरे पकड़ के लाते थे मच्छी, विदेशी ट्राले आए, वो एक ट्राला आता था तो वो जाल फेंचाता था, जितने 1000 मछुआरे मछली पकड़ते थे वो उठा कर ले आते थे। हमने सागर यात्राएं की, इसके खिलाफ आंदोलन किया, मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ। हमने कहा ये मछुआरे छोटे छोटे बड़े माइक्रो लोग हैं, इनके रोजगार को तुम ये मल्टीनेशनल कंपनी जाले डाल के ले जाएगी तो कैसे चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अब उसका डिटेल नहीं मैं बताता, लेकिन हमने 2 सागर यात्राएं की, एक पोरबंदर से लेकर मद्रास तक और एक कलकत्ता से लेकर मद्रास तक। और अंत तो परिणाम हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। उनका 1 साल बाद जो रिन्यूअल होना था, उस समय वाजपेयी की सरकार है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, और वो उन्होंने रोक दिया। और उसके कारण से हमारा मछुआरों का जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो उसमें से बच गया। ऐसे ही अनेक प्रकार के और भी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण से हमने, नमक का मामला है, नमक उन्होंने विदेशी कंपनियों ने चला दिया कि इसके में जो है आयोडीन युक्त करने पर ही केवल बच सकते हैं, और ये जो नॉर्मल नमक है ये घेंगा करता है, ये करता है, वो ऐसी कुछ उन्होंने रिपोर्टें बनाई। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां और ये जो बड़ी कंपनियां रहती हैं, ये कुछ ना कोई ऐसा तरीका बना देती हैं जिससे भारत की कोर्ट, भारत की ब्यूरोक्रेसी ये बंध जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहा, अब नमक ऐसा है कि आम लोग जो है समुद्र के किनारे इकट्ठा करते हैं, उसको थोड़ा साफ सुफ करके पैकिंग करके बेचते हैं, और बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का काम चलता है। लेकिन इन्होंने वहां लगा दिया कि नमक भी जो है, और वो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, उसमें आयोडीन मिलाएंगी, उसको ठीक करेंगी, नहीं तो ये सामान्य नमक जो है वो घायल करता है। स्वदेशी जागरण मंच ने इसमें पहल की, हम लोगों ने उसके सैंपल इकट्ठे किए, उस पर रिसर्च करवाया, और रिपोर्ट जो है हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंटेरियंस को दी। और अंत तो बतवा ये सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो सेक्टर है, नमक का सेक्टर, इसमें सामान्य छोटे लोग हैं, कुटीर उद्योग के लोग लगे हुए हैं, ये लगे रहेंगे, और इसमें आयोडीन जिसको डालना है, आयोडीन वो लिखे कि आयोडीन युक्त है, जिसको लेना हो वो ले लेगा। लेकिन बाकी जो है कि सिंपल नमक ये नहीं बिक सकता, ऐसी कोई बात नहीं। और आज उसमें भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वे अपना कमा रहे हैं। ये एसएमई सेक्टर है हमारा सारा का सारा, और वो बड़ी मात्रा में सुरक्षित हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वदेशी जागरण मंच ने सहयोग प्रदान किया जब वो एक टफ टाइम से गुजर रहे थे। इसके अलावा जो उच्च तकनीकी क्षेत्र है और इनोवेशंस के एरिया है, उससे संबंधित भी कुछ ऐसे आप उदाहरण अगर बता पाएं जहां पे स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से या स्वदेशी अभियान के सहयोग से देश में तरक्की हुई हो। ना, वो उसमें ऐसा है कि जो इनोवेशन का वो मामला है, ये स्वदेशी की मूल विचार में से जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि भारत के युवाओं को, भारत के इनोवेटर्स को भारतीय परंपरा में से अपने अनुसंधान और इसकी प्रक्रिया करना चाहिए। इसके लिए जब हम स्वावलंबी भारत अभियान जो हमने 2021 में प्रारंभ किया,
उसके अंतर्गत जब गए तो हमने अपने आईआईटीज को, हमने अपनी एनआईटीज को वहां संबोधित किया। हमने उनको कहा कि अगर आप अपना इनोवेशन और आर&डी नहीं करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट अपने नहीं ला पाएंगे, और क्वालिटी प्रोडक्ट अपने नहीं ला पाएंगे तो फिर विश्व से आएंगे हमारे यहाँ पर। इसलिए हम अलग अलग संस्थानों को अलग अलग उनको शोध करने, इनोवेशन करने, नए प्रोडक्ट लाने, क्वालिटी प्रोडक्ट लाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में स्वदेशी जागरण मंच ने अपना एक स्वदेशी शोध संस्थान, सामान्य भाषा में कहना रिसर्च सेंटर ये बनाया है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कनॉट प्लेस के पीछे, अच्छा जी, हाँ 4 मंजिला बिल्डिंग है, बेसमेंट 6 कुल मिलाकर बन जाते हैं, स्टिल्ट एरिया मिलाकर। और वहां पर अच्छे हमने क्या नाम है ये रखे हैं, अपने इनोवेटर रखे हैं, रिसर्चर रखे हैं। हमारे जेएनयू के प्रोफेसर, बाकी श्रीधर वेम्बू उसके चेयरमैन हैं। नीति आयोग के जो पूर्व वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर अजीत कुमार जी, वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं जी। डॉक्टर भगवती प्रकाश जी वाइस चांसलर रहे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, वो उसके वाइस चांसलर हैं। सोमनाथ जी जो है इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट वाइस चांसलर, वो उसके वाइस चेयरमैन हैं। ऐसी एक बड़ी टीम बनी हुई है। हम हर फील्ड का रिसर्च करके पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको विभिन्न विषयों पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि भारत में फैमिली प्लानिंग ये पहले 40-50 साल से चल रहा है, और सब प्रदेश सरकारों ने और इस पर बजट भारी खर्चे किए। 4 साल पहले हम लोगों ने जब रिसर्च की, इस पर देखा, भारत का परिवार नियोजन और फैमिली प्लानिंग का लेवल जो रिक्वायर्ड 2.1 TFR था उससे नीचे आ गया है। और भारत सरकार को भी पता नहीं, राज्य सरकारें भी उस पर आगे बढ़ी जा रही हैं। भारत में प्रति महिला जो उसके जीवन में बच्चे जन्मने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। और भारत का पहले कभी 40 साल पहले था 4.3, 4.4। ये कम होते होते ये आ गया 2.1 से नीचे 1.9 पर। विश्व भर की सरकारों में भी ऐसे हो गया, चीन में हो गया, जापान में हो गया, सिंगापुर में हो गया, कोरिया में हो गया। अब उन्होंने तो अपने कर लिया, भारत में चिंता ही नहीं, भारत में अपने किए जा रहे थे। स्वदेशी शोध संस्थान ने पहली रिसर्च रिपोर्ट निकाली और कहा भारत सरकार को कि देखिए जो TFR 2.1 चाहिए था अब वो 2.1 से भी नीचे आ गया है। ये कुछ ऐसा था कि जैसे किसी की शुगर बढ़ी हुई हो जी, तो हम उसको इंसुलिन देते हैं, उसको हम दवाई देते हैं, तो उसकी रिक्वायर्ड जो इंसुलिन अगर 100-105 आमतौर पर रहती है, इतने तक आनी चाहिए। मानो किसी की 200 थी शुगर, वो आनी चाहिए थी 105, 107, तो ठीक हो जाना ठीक है। लेकिन वो इतनी इंसुलिन दी गई कि वो नीचे आ गई 60 पर जी। अब इंसुलिन का कम होना मतलब ये कम होना वो और ज्यादा खतरा है जी। मतलब अगर शुगर लेवल डाउन नेगेटिव आ गया और ज्यादा खतरा है। तो हमने सरकारों को चेताना शुरू किया है कि परिवार नियोजन में 2.1 तक आना चाहिए था, आप उससे भी नीचे आ गए हैं, आप संभलो, इसको वापस करिए। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने इसको रिवर्ट किया है। उसमें हमारी रिसर्च का, हमारी स्वदेशी शोध संस्थान का इसका एक बड़ा रोल है। सरकार ने और भी इनपुट्स लिए होंगे, और भी संस्थानों से लिए होंगे, लेकिन स्वदेशी शोध संस्थान रिसर्च करके ऐसे सरकारों को और समाज में एवेकनिंग करनी होती है, सरकारों में पॉलिसी चेंज करना होता है। उसमें हम अलग अलग इश्यू, ये मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसे अलग अलग उसमें फुटवियर्स की प्रॉब्लम थी, बाकी प्रॉब्लम थी, हम इनोवेट करके देते रहते हैं। और बाकी के इनोवेटर जो हैं उनको हम प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप भारतीय उत्पादों के लिए, नए प्रोडक्ट लाने के लिए, नई क्या नाम टेक्नोलॉजी लाने के लिए आप लोग प्रयासरत रहिए। समाज में जब भी कुछ परिवर्तन की बात होती है, एक तरफ तो देखा जाता है कि कई बार परिवर्तन की जो लीडरशिप है युवाओं के हाथ में होती है, बट कभी कभी इनफैक्ट ज्यादातर सिचुएशन में युवा परिवर्तन का विरोध भी करते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं। तो जब स्वदेशी पर काम हो रहा था 25-30 सालों से देश में, तो उस समय का जो युवा वर्ग था उसने इस विचार को कैसे लिया, और अगर आप कुछ उदाहरण दे सकें उस समय के कोई यूथ लीडरशिप या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिन लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया हो स्वदेशी के काम में। ऐसा कि वास्तव में तो परिवर्तन जो है वो युवा शक्ति ही लाती है। मैं जब अभी बचपन में था उस समय पर इमरजेंसी हुई थी,
है ना, हमारा थोड़ा ध्यान, हम उसमें 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। तो वास्तव में इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस ने, और उसने आपातकाल लगाया, संविधान को एक तरफ रख दिया और चुनाव भी नहीं कराए, पार्लियामेंट पैरालाइज हो गई। उसका परिवर्तन लाने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण के पीछे लगने वाले यूथ, वो हमारे विद्यार्थी परिषद और बाकी संगठनों के, उन्होंने सारा किया। गुजरात में चिमन भाई पटेल की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो हमारे विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया था, यूथ ने किया था। तो बड़ी मात्रा में परिवर्तन जो है वो हो, या फिर हम जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट देखते हैं उस समय बड़ी मात्रा में यूथ क्या नाम है हमारे साथ लगे। इसलिए परिवर्तन तो बड़ी मात्रा में युवा ही करते हैं। इसलिए आज भी आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में जिस समय अभी हम लगे हैं, जो टैरिफों के खिलाफ वार आ रहा है, अगला शायद प्रश्न आपका उसी पर होगा, तो उस समय पर हम 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में गए, मेरा स्वयं का जाना हुआ है। और बड़ी मात्रा में स्वदेशी जागरण मंच के जब कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको बड़ी मात्रा में रिस्पांस जो है मिलता है। हमने कईयों ने स्वदेशी अपने की वो पहचानी नहीं, अपने यूथ को ठीक से पहचाना नहीं, इसलिए वो सोचते हैं कि आजकल के लड़के लड़कियां तो स्वदेशी को कहाँ स्वीकार करते हैं, वो तो मॉडर्न बनना चाहते हैं, ऐसा लोग सोचते वो तो हैं। वेस्टर्न उसमें जाना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि आज का युवा सबसे अधिक देशभक्त भी होता है। आज का युवा स्वदेशी पर आने को तैयार है। वो पुराने परसेप्शन लेकर बैठे हैं कि स्वदेशी, आजकल हम देखते हैं हमारे युवा खूब स्वदेशी का झंडा उठा के निकलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक था, तो जब ये जो वैष्णो देवी का तीर्थ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, पहले जब ठीक नहीं था तब तो युवा नहीं जाते थे, लेकिन जब वो सुविधाएं हो गई जगमोहन के बाद और काफी समय बाद, तो आज वहां पर आप देखेंगे वैष्णो देवी के, मैं देखता हूँ आईआईटी के लड़के, एनआईटी के लड़के, मेडिकल के लड़के लड़कियां नंगे पैर साहब वैष्णो देवी की 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा युवा तो बड़ा वो हो गया है, भोगवादी हो गया है, वेस्टर्नाइज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत छोटी एक क्रीमी लेयर है, 1-2% की, 3% की। अन्यथा भारत का युवा अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, वो स्वदेशी हो, राम जन्मभूमि हो, या फिर आगे अब जो टैरिफ के खिलाफ हम लड़ाई अब लड़ने वाले हैं स्वदेशी और स्वावलंबी भारत अभियान में, इस समय उसमें भी आ रहा है। और बड़ी उम्मीद भी है कि अगला जो स्वदेशी और स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है, इसका नेतृत्व भी जो है हमारे युवा ही करेंगे। इसी से अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि आपने विश्वविद्यालयों की बात की, आईआईटीज की बात की। आज की सरकार का काफी एक फोकस है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन पे, तो इसको युवाओं के लिए स्वदेशी के दृष्टिकोण से स्टार्टअप को जोड़ते हुए एक तो अगर आप कुछ संदेश देना चाहे, और चूंकि ये युवा ज्यादातर विश्वविद्यालयों, आईआईटी और यूनिवर्सिटी ऐसे महाविद्यालयों से आते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका उसमें हो सकती है? ऐसा कि स्टार्टअप जो है इस समय पर भारत की आवश्यकता भी है। भारत में युवा शक्ति बहुत है। 15 से 29 के एज ग्रुप में भारत के पास 37 करोड़ युवा है जी। ये विश्व में किसी भी देश से सर्वाधिक है जी। हमारे लगभग बराबर का चीन है, लेकिन उसके पास यही इस वर्ग में 26 करोड़ से भी कम है जी। अमेरिका तीसरा बड़ा देश, उसकी टोटल आबादी ही 33 करोड़ है, 34 करोड़ है। हमारे तो युवा केवल 37 करोड़ है। इन युवाओं को रोजगार चाहिए, और ये रोजगार नौकरियों से तो हो नहीं सकता। हमने जब रोजगार युवाओं को बताया कि आपकी ये परिभाषा है कि रोजगार यानी नौकरी होता है, सरकारी नौकरी, ये ठीक नहीं है। उनके ध्यान में आया कि वो सारे तो इस पर चल रहे थे, तो क्या करना? तो उन्होंने कहा स्टार्टअप पर जाओ, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, उद्यमिता में जाओ, तो आपको आश्चर्य होगा लोगों की तेजी के साथ। पहले 8-9 वर्षों में ही, जब से स्टार्टअप इंडिया 2015 में शुरू किया प्रोग्राम, आज भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम है। और ये जो स्टार्टअप हैं 1,48,000 के आसपास इस समय देश में स्टार्टअप है। लोगों को लगता है शायद ये बेंगलोर से या पुणे से, गुरुग्राम से, इनमें होगा। ये भी मैं भ्रम आप लोगों का कई बार वो कर दूं कि कुल 725 जिलों में से 610 जिलों से स्टार्टअप हैं। इसलिए स्टार्टअप जो है वो डिसेंट्रलाइज है, सारे भारत में है, पैन इंडिया है, और भारत का युवा आ रहा है। और इससे भी आगे आप लोग देखेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप तो एक विधिवत है कि आप इनोवेशन है क्या, उसमें न्यू प्रोडक्ट है क्या, न्यू तरीका है क्या, वो एक प्रक्रिया है। किंतु उद्यमिता जो हमारा मेन फोकस है, एंटरप्रेन्योरशिप,
इस समय पर भारत में पर डे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मंथली और ईयरली सिस्टम, नो, पर डे भारत में 555, 554, 553 कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी स्पीड है इस समय पर भारत में। आज का भारत एक छोटी मोटी नौकरी की पुरानी कंसेप्ट से आगे निकल गया है, तो उद्यमिता की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है भारत में। इसलिए भारत अब एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, स्टार्टअप, इसका सारी दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर हो गया है। इसलिए भारत का युवा तेजी के साथ, क्योंकि रोजगार तो हर एक को चाहिए, और ये मालूम है कि जो जॉब्स हैं वो इतनी हो नहीं सकती, 2.5 to 2.6% केवल होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स, 8 to 9% होती हैं प्राइवेट कंपनी की जॉब्स, कुल मिलाकर 10-11%। तो बाकी 90% को क्या करना? तो एग्रीकल्चर में तो आय कम है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, स्टार्टअप, R&D, नवोन्मेष, नवाचार, ये भारत के युवा का इस समय मुख्य विमर्श बनता जा रहा है। और स्वावलंबी भारत अभियान इसमें बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। हम भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑर्गेनिक रूट टू एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे प्रोफेसर R.K. मित्तल जो लखनऊ अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बड़ी बुक लिखी है ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप, ए कंट्री ऑफ 37 करोड़ स्टार्टअप्स। वो बढ़ना में बड़ी प्रसिद्ध हुई है युवकों के बीच में। तो युवा तेजी के साथ आज का स्वदेशी के मार्ग से, स्वावलंबन के मार्ग से उद्यमिता की बढ़ रहा है। ये उद्यमिता, स्वावलंबन, ये स्वदेशी के ही अलग अलग पक्ष हैं। उसके माध्यम से हम बड़ी मात्रा में युवाओं को इस समय पर स्वावलंबन, उद्यमिता, स्टार्टअप, R&D इसमें जाते हुए देख रहे हैं। और इसमें इंस्टीट्यूशंस की भूमिका को कैसे देखते हैं? इंस्टीट्यूशन की बड़ी भूमिका है। हालांकि हमारे को ये आशा और अपेक्षा है कि उन्होंने इस भूमिका को बढ़ाना चाहिए। अभी हमने बार बार आग्रह किया है कि आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेल हैं, आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सेल खोलिए, आप इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए। अभी हैं उनके जो वो बड़ी प्राइमरी अवस्था में है। भारत की जैसी नीड है उसको कैचअप करने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमारा सभी इंस्टीट्यूशन में, मैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको ये पहले पूछते हैं कि आपके यहाँ स्टार्टअप सेंटर है क्या, आपके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है क्या, आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल है क्या। वो अपना एम्प्लॉयमेंट और जॉब सेंटर बताते हैं। तो जॉब सेंटर से आगे बढ़ो भाई, जॉब्स तो एक बड़ा प्राइमरी चीज़ होती है। इस नाते से हमारे को उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशनलाइज भी ये सिस्टम होकर आगे बढ़ेगा। हालांकि उसकी स्पीड जितनी हम चाहते हैं वैसी नहीं हो पा रही, लेकिन हम आशा करते हैं आगे जाकर कैचअप हो जाएगा। अभी हमने काफी विस्तार में युवाओं का जो रुझान है और स्टार्टअप्स के प्रति, बिजनेस के प्रति, उसके बारे में बात की। आप पूर्व के चर्चा में आपने बताया स्वतंत्रता आंदोलन या भगवान राम की बात जो आपने की, कि एक सांस्कृतिक भाव भी था स्वदेशी के साथ। तो ये जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, ये एक धनोपार्जन का कारण रह गया, युवा इसलिए उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या जो एक सांस्कृतिक भाव था वो भी आज के युवा में आप देखते हैं, और या नहीं है तो कैसे उसको किया जाए? नहीं, इसको पर्यायवाची नहीं मानना चाहिए कि अगर वो स्टार्टअप है तो इसका मतलब वेस्टर्न है। ऐसा नहीं है। ये शब्द वेस्टर्न उसका जरूर है, लेकिन कोई हमारा लड़का लड़की स्टार्टअप करते हैं तो इसका मतलब वो सांस्कृतिक रूप से भारत के सिस्टम में नहीं रहेंगे, वो वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना, ऐसा बिल्कुल मत मानिए, ये अवधारणा ही बिल्कुल गलत है। स्टार्टअप होना चाहिए। स्टार्टअप तो भारतीय उद्यमिता का ही एक वो है ना, प्ररूप है। शब्द वो अंग्रेजी का है, उसको मैं अगर उद्यमिता कहता हूं तो लगता है कि वाह वाह ये तो भारतीय सिस्टम में पड़ रहा है। स्टार्टअप कहता हूं तो लगता है शायद इंग्लिश उससे नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। स्टार्टअप कुछ शब्द होते हैं तत्शब्द, जैसे स्टेशन। अब स्टेशन वास्तव में अंग्रेजी शब्द है, तो क्या नाम है, हिंदी शब्द है लो पथगामिनी स्थानक। अब कोई आज की भाषा में कहे आप लो पथगामिनी स्थानक नहीं बोलते तो आप वेस्टर्न, ये नहीं होता है। तद्भव शब्द होते हैं, इसलिए स्टार्टअप एक तद्भव शब्द है। अन्यथा स्टार्टअप यानी क्या है, उद्यमिता है, और उद्यमिता यानी स्वदेशी है और वो सांस्कृतिक है। हमारी नई पीढ़ी जो है, इस दृष्टि से आप निश्चिंत रहिए, वे धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, संस्कृति के प्रति भी उतना झुके हुए हैं जो स्टार्टअप हमारे कर रहे हैं। मैं देखता हूं उन सबको। टैरिफ के बारे में इस समय पर जो स्थिति है उसके बारे में आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो चला हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने 50% टैरिफ बढ़ाकर 25 से 50 कर दिया है।
कितना देश तैयार है और उसमें स्वदेशी की भूमिका, स्वदेशी जागरण जैसे आंदोलनों की भूमिका, सरकार की भूमिका, इन विषयों पे थोड़ा। एक बड़ा गहरा प्रश्न है और मैं तो आज इसके सबसे आया था क्योंकि इस समय पर हम सारे देश में उसके लिए एक व्यापक जन जागरण आंदोलन चला रहे हैं। पिछले नवंबर के चुनाव में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए। अमेरिका में अब स्थिति क्या है कि अमेरिका की टोटल जीडीपी है $30 ट्रिलियन और अमेरिका पर जो डेट चढ़ गया है, विदेशी डेट चढ़ गया है, वो है $37 ट्रिलियन। यानी आज का जो अमेरिका है उससे ज्यादा वो उधार लिए बैठा है। इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्सिंग रूट पर है। एलोन मस्क तक ने भी ये वार्निंग दी है कि जिस रूट पर आप जा रहे हैं तो कोलैप्स हो जाएंगे। आप ये देखिए, वहां पर इंडस्ट्री डाउन जा रही है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां हो रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन में हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं सारी दुनिया से इंडस्ट्री वापस ले आऊंगा, एम्प्लॉयमेंट में वापस ले आऊंगा, ऐसे बड़े लंबे चौड़े वायदे करके और वो राष्ट्रपति बने। अब अमेरिकन लोगों को क्या है, वेस्टर्न लोगों को क्या है कि अंदर नहीं झांकते हैं, दुनिया भर में झांकते हैं, अहंकार बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए उन्होंने आते ही क्या किया कि सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। वो टैरिफ का एक कानून वास्तव में 1975-76 में वहां पर बना था जी। वो एक इमरजेंसी कानून है, उसका सामान्य स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने प्रयोग किया और सारे विश्व पर टैरिफ लगाए। 90 देशों में उनके खास मित्र देश जी। हम तो जब छोटे होते थे तो सोचते थे कनाडा अमेरिका एक ही है, उन्होंने कनाडा के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको पर लगा दिए, यूरोपियन कंट्री पर अधिकांश पर लगा दिया, जापान पर लगा दिया। उन्होंने मित्र देश है या मित्र देश नहीं है, शत्रु देश है, उन सब पर भारी टैरिफ लगा दिए, भारत पर भी लगा दिया। तो ठीक है, ट्रेड वार्ता करेंगे, अच्छा भी देखेंगे भाई कम आएंगे ज्यादा आएंगे। अभी चल ही रहा था कि उधर से अमेरिका एक बड़ा वायदे करके आए थे डोनाल्ड ट्रंप कि मैं दुनिया भर के युद्ध रुकवाऊंगा और अगर मैं जीता तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं तो ये डेमोक्रेट जीते तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अमेरिकी वोटर ने उनको इस नाते से दिया था कि आप यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवाएंगे। और इन्होंने सभाओं में कहा था मेरे एक टेलीफोन से और जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो बने तो इन्होंने टेलीफोन किए। अब वो पुतिन महोदय की अपनी वो थी, उनकी सिक्योरिटी को गारंटी चाहते थे, ये तो हवा में थे और अहंकार में। इनको बड़ा था रूस क्या चीज है, मैं एक फोन करूंगा, अरे कर दे नहीं तो मैं तेरे को ये कर दूंगा। उन्होंने तू क्या कर लेगा भाई। और अंत तो हुआ ये कि इन्होंने 6 फोन किए, वहां से बुलाया उसको, किसी तरीके से बातचीत में इनको हल नहीं लगा। अपनी फेलियर को छुपाने के लिए भाई 8 महीने हो गए, तुमने कहा था टेलीफोन कॉल, इन्होंने क्या किया कि रूस भारत जो है रूस से तेल ले रहा है इसलिए 25% टैरिफ और लगा दे। परिणाम क्या हुआ, भारत के सारे उसमें क्रोध आ गया। दुनिया के 2 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं 50%, एक ब्राजील पर और एक भारत पर, बाकी सब पर 25, 30, 20, 15 ऐसे लगाए। अब ब्राजील की तो एक अलग प्रकार की स्थिति है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जरा थोड़ा उतना नहीं, लेकिन भारत इस समय पर चौथी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स में हम इस समय उभरे हुए हैं। तो जैसे ये हुआ और भारत ने भी SCO समिट में जाकर हम लोगों ने बातचीत की, शी जिनपिंग और पुतिन वहां मिले और वहां के फोटोग्राफ्स और वहां के वीडियो जब आए तो सारे अमेरिका में हाहाकार मच गया कि अरे जो 20-25 वर्षों से अमेरिका ने भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप किए थे, हम चाइना को चेक देने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहे थे, क्वाड बनाया था, इस डोनाल्ड ट्रंप ने आके तो सारा वो गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की भारत के साथ वो हो गया, अनबन हो गई, इसका अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर्स में भी बहुत बड़ा वो हुआ, क्योंकि रिपब्लिकन वहां की राइट विंग पार्टी है, बीजेपी यहाँ की राइट विंग पार्टी है, इसलिए डिस्कम्फर्ट बहुत हो गया। और वहां के सर्वे आए, खासकर मैंने गलत सर्वे पढ़ा, पहली बार किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को 56% लोगों ने नकार दिया, नेगेटिव 16, 40 ने स्वीकारा, 56 नेगेटिव 16%। अब इसके कारण से डॉलर परेशान हो गए। भारत ने तो तैयारी कर ली और इसे हमने कहा ठीक, अगर अमेरिका की मार्केट में हमारा लगभग 40-41 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड कम होगा, $86 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट हैं
और हमारे अराउंड $45 बिलियन के हमारे इंपोर्ट्स हैं। हमारा सबसे बड़ा वैसे ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है, जी 131 बिलियन डॉलर हमारा उनके साथ टोटल व्यापार है सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे चाइना है 118 बिलियन डॉलर के साथ। तो हमारे को वास्तव में वहां से 41-42 बिलियन डॉलर का हर वर्ष का सरप्लस है। अब इसमें फार्मा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसमें कुछ और चीजें नहीं होने के कारण से, इंजीनियरिंग गुड्स नहीं है, तो इसके कारण से हमारे को एक 40-41 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट पर कुछ चीजें लगी हैं। उसमें कुछ चीजें निकल जाएंगी, लेकिन तो हमने कहा हम उसको रूस के तेल से करेंगे, और हमने 40 अन्य देशों से बातचीत की। हमारा तो ईयू से एफटीए तैयार है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने को तैयार है। हमने जापान के साथ बड़ा समझौता उसके बाद कर लिया, यूएई के साथ हमने समझौता कर लिया, इंग्लैंड के साथ हमारा अभी हुआ है, 3 महीने पहले हमारा एफटीए हुआ है। तो इसलिए भारत अपने को डाइवर्ट कर रहा है, हमारा को मार्केट एक्सेस दुनिया में पर्याप्त है। अंत तो गत्वा इसमें लूजर जो है वो यूएस को ही होना है। ये बात जल्दी से ही डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने जो पहले बड़े भारी उल्टे सीधे डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, आज कहते नहीं 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 भारत इज ग्रेट इकोनॉमी। जब कहते थे मोदी वार है, आज कहते मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। जी यानी 2 महीने में ही वो ऐसे पलटते हैं। हमारे को डेड इकोनॉमी आता है, ग्रेट इकोनॉमी, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, माय बेस्ट फ्रेंड, फलाना ढिकाना, वी विल हाइट टेक अप हाइट। और अभी जो ट्रेड उसको डेलीगेशन को जो रोक दिया था 22 अगस्त को 23 अगस्त को, आज वो यहाँ पर होकर गए हैं, 7 घंटे की लंबी वार्ता करके गए हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम जल्दी ही आपके साथ समझौता करने वाले हैं। तो भारत स्वदेशी पर तेजी से आ रहा है। प्रधानमंत्री की अपीलें उन्होंने भी सुनी, अमेरिका वालों ने, और ये तो देखा भाई उल्टा हो गया। ये तो हम तो सोच रहे थे भारत मर जाएगा, और भारत ने तो बल्कि हमारा ट्रेड ही बदल दिया है। लूजर केवल हम ही हैं, और भारत स्वदेशी के मार्ग से निकल रहा है। हमने भी स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान ये अपना शुरू कर दिया है, और वो बड़ी मात्रा में रिस्पॉन्स आ रहा है। छोटे बच्चों से सबके मन में है कि अमेरिका को पाठ पढ़ाना है, चाइना को पाठ पढ़ाना है। ना हम चाइना की सस्ती डंपिंग से डरते, ना हम अमेरिका के टैरिफ से डरते। भारत आत्मनिर्भर भारत के नाते से खड़ा होगा, स्वावलंबी भारत के नाते से खड़ा होगा, स्वदेशी भारत के नाते से खड़ा होगा। इसलिए हमारे को 145 करोड़ का बाजार है। हमारे को इसका क्या डर है? आपके पास बाजार नहीं है, उनके पास बाजार नहीं है, हमारे पास बाजार है। हम अपना बनाया अपने यहाँ खपत कर लेंगे, तुम नहीं मिलोगे तो हमारा क्या बात है? हम कोई एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। चाइना है, हम नहीं है। आप हो सकते हैं, हम नहीं है। हमारी तो घरेलू डिमांड इतनी ज्यादा है, खपत इतनी ज्यादा है, तो वी कैन सर्वाइव, वी कैन फ्लोर। एज ऑफ नाउ पिछले क्वार्टर का हमारा जीडीपी 7.8% आया, लार्जेस्ट इन द G20 इकोनॉमी। सब 2-2.5% पर खेल रहे हैं, हम 7.8, या टोटल भी देश का जाएगा 6.7। फिच ने तो भारत की रेटिंग बढ़ा दी है इसके बाद, ये टैरिफ लगने के बाद। इसलिए टैरिफ लगने के कारण से भारत का स्वदेशी आत्मा ये फिर से जागृत हो गई। मेरे एक मित्र भी कह रहे थे कि हमारे को तो ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए। मैं कहा क्यों? क्या स्वदेशी आंदोलन इतना प्रबल हो रहा है, अगर टैरिफ ये नहीं लगते तो भारत का लगता है ठीक ही चल रहा है। तो इसलिए इसके लगने के बाद भारत का प्रबल स्वदेशी आंदोलन एक बड़े प्रमाण पर जा रहा है। एक किस्म से कोई करता तो अच्छा ही हुआ। हम लोगों ने इसी बहाने से आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, स्वदेशी होना सीखना शुरू कर दिया है। हम तेजी से उस पर आ जाएंगे। मार्केट हमारा अपना बड़ा, हम अपने आप में एक विश्व है। इसलिए इस सारे में से भारत एक बड़ी ताकत होकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम उस मार्ग पर जा रहे हैं स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान के नाते से। सतीश जी, स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान, ये पूरी चर्चा के दरमियान 3-4 बार इसका उल्लेख आया, इस पे थोड़ा और प्रकाश डालेंगे? हाँ, ऐसा कि बस मेरा ख्याल शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये हम लोगों ने 2021 में भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और भारत को पूर्ण रोजगार युक्त भारत बनाने के लिए हम लोगों ने 2021 में, कोरोना के बाद जब भारत की पोजीशन बड़ी खराब हो गई थी, उस समय पर स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया था कि नौकरियां हैं नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो हर एक व्यक्ति कैसे स्वरोजगार और उद्यमिता से स्वावलंबी बनकर और देश को आगे बढ़ा सकता है। स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया था, और बड़ी मात्रा में हम सारे देश में इसमें सफल भी हुए, लोगों को उद्यमिता की तरफ मोड़ने में, स्वरोजगार की तरफ मोड़ने में। अभी हमने जब ये विषय आ गया
चाइना के डंपिंग का और अमेरिका के टैरिफ का, तो हमने स्वावलंबी भारत अभियान में ही आगे एक स्वदेशी और जोड़ दिया है कि स्वावलंबी भारत अभियान भी चाहिए और स्वदेशी तो चाहिए चाहिए। इसलिए स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान इस समय में सारे देश को अनुप्राणित कर रहा है इन दो शब्दों के इर्द गिर्द, स्वदेशी और स्वावलंबन। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, और स्वदेशी खरीद, स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी क्या नाम है, सामानों का लेना देना। इन दोनों पर अगर फोकस किया तो जैसे रेल की पटड़ी होती है, दो पटड़ी होती हैं, वो आपको निश्चित मार्ग पर पहुंचाती है, आप मुंबई जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत का मार्ग जो है वो स्वदेशी और उद्यमिता की इस पटरी पर जा रहा है। इसलिए हमने स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान जो है वो इस समय शुरू किया हुआ है। हम युवाओं से कह रहे हैं उद्यमिता पे जाओ, युवाओं से कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदो, देश को कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी क्रय करो, स्वदेशी विक्रय करो, स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करो, स्वदेशी इनोवेशन करो, स्वदेशी उत्पाद लाओ, स्वदेशी क्या नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट लाओ, ताकि हम अपने देश की बनी हुई, अपने देश की पैदा हुई चीजों का भी प्रयोग करके इकोनॉमी को बचाएं, अपना पैसा अपने यहाँ रखें। और दूसरा, उद्यमिता से, रोजगार से, रोजगार जो है वो उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप से लाएं। ऐसे दोनों को करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इस समय पर स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान, इस पर बड़ा फोकस किया हुआ है। हमारी स्वदेशी संकल्प यात्राएं निकल रही हैं जिले जिले के अंदर। हम लोग स्वदेशी व्यापारी जुटान, अभी मैं परसों व्यापारी जुटान करके आ रहा हूँ नागपुर के अंदर, सारे देश के 42 बड़े व्यापारी संगठनों ने जी वहां पर संकल्प किया कि वे हर एक प्रदेश में अपनी दुकान से जो भी बेचेंगे स्वदेशी बेचेंगे। स्वदेशी का संकल्प है। कोई मजबूरी में आ भी गया तो उन्होंने संकल्प लिया चाहत से देसी। देसी क्या होता है? जो आपके लोकल जिलों में बना हुआ था। चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी। मानो कार है आपकी जिले में नहीं बनती है, प्रदेश में नहीं बनती है, तो देश में यहां भी बनती है। तो चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी। बहुत अच्छा। कोई दवाई है या कोई ऐसी चीज है तो मजबूरी में विदेशी, और वो भी कहा मजबूरी धीरे धीरे खत्म करते जाना। बहुत बढ़िया। तो व्यापारी भी बड़ी मात्रा में इसमें लग गए हैं, युवा बड़ी मात्रा में इसमें लग गए हैं, किसान बड़ी मात्रा में इसमें लग गए हैं। तो हमारे को उम्मीद है कि अगले 3, 4, 5 महीनों के अंदर हम सारे देश में स्वदेशी और स्वावलंबन की अलख जगाने का काम सफलतापूर्वक कर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बार बार आह्वान कर रहे हैं, सरकार भी इस पर बड़ा काम कर रही है। समाज को तैयार करने का काम वो स्वदेशी जागरण मंच और उसके अन्य सहयोगी संगठन, हमारे लघु उद्योग भारती है, मजदूर संघ है, किसान संघ है, सहकार भारती है, विद्यार्थी परिषद है, ये सब हमारे सहयोगी संगठन, हमारे विचार परिवार के संगठन है। ये सब भी और बाकी भी सामाजिक संगठन हमारे साथ दे रहे हैं। हमारे को निश्चित रूप से इस सारे में भारत को विजय मिल रही है। स्वदेशी जागरण मंच की विजय का कोई सवाल नहीं, तो एक मंच अभियान है। भारत को विजय मिलनी है, पूर्ण रोजगार युक्त भारत, गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त भारत, 2047 तक समृद्ध और महान भारत, ये हमारा संकल्प है। उसी संकल्प को लेकर स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान काम कर रहा है। हम निश्चित रूप से 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, 2047 में हम भारत को समृद्ध और महान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। जो परंपरा से हमारे को प्राप्त जो संस्कार हैं, जो प्रेरणाएं हैं, जो 1857 के बलिदानियों की प्रेरणा है, जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रेरणा है, जो वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा है, जो गुरुजी दीनदयाल जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी की प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर हम भारत को पूर्ण रोजगार युक्त, समृद्धि युक्त और एक महान भारत बनाने में अवश्य सफल होंगे। और उसमें ये स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान ये उसका एक आधार कारक बनेगा। इतना ही आज कह सकते। बहुत अच्छा सतीश जी, चर्चा बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना से लेके आज़ादी के समय कैसे उस समय के लोगों ने स्वदेशी के विचार को लेकर काम किया, वहाँ से स्टार्ट करते हुए इमरजेंसी के टाइम में कैसे विभिन्न संगठनों ने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ी, वर्तमान की स्थिति में भारत सरकार की क्या तैयारी है, विभिन्न संस्थाएं, हमारे उद्योगी वर्ग क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टैरिफ वार से लड़ाई करने के लिए, ये हर विषयों पे आपने प्रकाश डाला। इसके पहले कि आज की चर्चा समाप्त करें, कुछ एक छोटा सा
संक्षिप्त कुछ संदेश हमारे श्रोताओं के लिए और विशेषकर युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर आप देना चाहें। हाँ, वैसे तो पहले की सारी चर्चा में आ ही गया है ये, वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी परिवर्तन का बड़ा कारक तो युवा शक्ति ही होती है। मार्गदर्शन करने का काम बड़ों का रहता है। वे विचार दे सकते हैं, वे प्रेरणा दे सकते हैं, वे सुझाव दे सकते हैं, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करने का काम ये किसी भी समाज में युवा शक्ति ही करती है। 1857 से लेकर बंग भंग का आंदोलन से लेकर, स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर, इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी हमने उससे लेकर, राम जन्मभूमि से लेकर वर्तमान की ये स्वदेशी की लड़ाई तक, ये युवाओं के ही आंदोलन और हो रहे हैं। और इस समय पर भी मेरी सारे देश के युवाओं से ये करबद्ध आग्रह है, और क्योंकि आयु में अब मैं बड़ा हूं तो इसलिए युवाओं को आदेश भी दे सकता हूं और आग्रह भी कर सकता हूं, हमारे ही देश के युवा हैं साथी, कि इस समय पर वे बाकी जो भी करें बहुत अच्छे तरीके से स्वाभिमान के साथ अपने देश की परंपरा को याद रखते हुए वो इनोवेशन में उतरे। स्वदेशी केवल खरीद फरोख्त का विषय नहीं है ना। स्वदेशी जब इसरो के हम रॉकेट उड़ाते हैं 104 एक साथ, वो स्वदेशी है जी। जिस समय हम सेमीकंडक्टर की चिप्स अपनी बनाते हैं वो स्वदेशी है। स्वदेशी केवल ये वस्तुओं की और ये जूते चप्पल और ये कोलगेट की टूथपेस्ट ना खरीदना और पेप्सी कोला न करना केवल इतना छोटे सीमित में नहीं है। जब हम कहते हैं तो आपको व्हाट्सएप, गूगल ये अपने इन्वेंट करने चाहिए। हमारे क्या कमी है? हमारे युवक अगर जाकर गूगल के सीईओ अमेरिका में बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सत्यान्वेषण वहां कर सकता है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के टोटल इंजीनियर में 28%, 26% भारतीय इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो वे भारत में कर सकते हैं ये सारी चीज। अपने देश का ये क्यों नहीं होना चाहिए हमारे को? हमारा सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर, हमारे लड़कों की मेधा के बराबर तो विश्व युवा टिकता नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए हमारे युवाओं को तेजी के साथ इनोवेशन में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में और प्रोडक्ट में आना चाहिए। ड्रोन हो, चल रहा आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई नया डेयरी प्रोडक्ट हो, उस सारे में युवाओं को आगे आकर बढ़ना चाहिए। क्योंकि सामान्य व्यक्ति अंत तो बतवा खरीदता है जिसको क्वालिटी और पैसे में थोड़ा सा कम हो, वो तैयार है, लेकिन आप क्वालिटी का उसको विकल्प तो दीजिए, आप क्वालिटी का उसको रेट तो दीजिए। इसलिए जो विदेशी कंपनियों के, एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं, पेप्सी कोला और कोका कोला, हमारे पंजाब के एक युवक ने वो क्या किया, उसने उसकी बजाय पर लाहौरी जीरा ब्रांड दिया। आज वो 300 करोड़ की क्या नाम हो गया जी। जैसे ही आपने पेप्सी कोला, कोका कोला का स्वदेशी वो दिया, विकल्प दिया, लोग तुरंत आ गए। बिल्कुल सही। अभी मैं सुनता हूँ आजकल अंबानी ने कैंपा शुरू किया है, बड़ी तेजी के साथ वो रिप्लेस कर रहा है। बाबा रामदेव की दंत कांति आई है और तेजी के साथ उसने कोलगेट को रिप्लेस करना शुरू किया। बिल्कुल। तो मेरी युवाओं से अपील है कि वो R&D करें, वो इनोवेशन करें, वो स्टार्टअप में जाएं, वो नए प्रोडक्ट लेकर आए, वो नए क्या नाम है उत्पाद कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेकर आए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, ताकि ग्राहक को जो स्वदेशी चाहता है वो क्वालिटी कम से कम उसके बराबर की तो मिले, उससे सस्ता ना मिले तो उसके बराबर का तो कीमत हो। तो क्योंकि हम ये क्या कर कि केवल स्वदेशी उससे भारी कीमत में 30%, 40% अगर अधिक कीमत पर प्रोडक्ट मिलेगा तो कैसे करेगा वो? सामान्य व्यक्ति तो इतना नहीं होता। बिल्कुल सही। इसलिए युवा लोगों को देश के इस रिसर्च के मामले में आगे आना चाहिए, इनोवेशन के मामले में आगे आना चाहिए, उद्यमिता के मामले में आना चाहिए, और सारे देश में इस प्रकार का वातावरण बने कि हम स्वदेशी के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से आम जनता को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ठीक कीमत पर उत्पाद ये उपलब्ध कराते हैं। भारत स्वदेशी के आधार पर ही पहले बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा, स्वावलंबन के और उद्यमिता के आधार पर पहले भी आगे बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, और इस सारे महाअभियान का नेतृत्व ये युवाओं को करना होगा। इसलिए वे उसके लिए अपनी भूमिका पहचानें और पहचान कर इसमें आगे बढ़ें। इतना ही मैं आज के युवाओं से अपील करके अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत। धन्यवाद सतीश जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से
संबित केंद्र के साथ चर्चा के लिए स्वदेशी विषय पर समय निकाला और अपने नॉलेज के साथ हमको हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमस्कार।